हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मतलब कि NCF 2005 के बारे में। तो अब क्या आप जानते हैं NCF तो 2005 है क्या आखिरकार? तो NCF 2005 एक डॉक्यूमेंट है। क्या है? डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे स्कूल में जो करिकुलम है उसमें उसको चेंज करने की बात की है, इसको मॉडिफाई करने की बात की है। क्योंकि पहले जितने भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रहे हैं उसमें इतनी अच्छी पॉलिसीज़ नहीं थी बच्चों के लिए, बट अब ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। तो देखिए, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, ये 2005 में क्या की गई थी, पब्लिश की गई थी। और इससे पहले ऑलरेडी 4 जो है करिकुलम जो है फ्रेमवर्क बन चुके थे, पब्लिश हो चुके थे। ठीक है, तो जो फर्स्ट फ्रेमवर्क था वो 1975 में आया था, इसके बाद 1988 में आया, इसके बाद 2000 और इसके बाद 2005 में आया था। ठीक है, अब ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो ये NCF है, इसको बनाता कौन है? इसके बारे में इतना सोचता कौन है कि हमें ये बदलाव लाने की ज़रूरत है स्कूल में, हमें ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा सोचता कौन है? ठीक है, तो ये सारा सोचते हैं NCERT वाले। ठीक है, तो जो NCERT है ना, वही इस फ्रेमवर्क को बनाती है, यही इस फ्रेमवर्क को चेंज करती है जहाँ पर भी कुछ चेंज करना होता है वहाँ पे। ठीक है, अब करिकुलम क्या होता है ये आप मुझे बताइए। करिकुलम क्या होता है कि स्कूल में साल भर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होने वाली है उसका सारा कच्चा चिट्ठा करिकुलम में लिखा रहता है। ठीक है, जो भी को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है ना, जो पूरे साल में होने वाली होती है, जैसे कि एनुअल डे होगा, स्पोर्ट्स डे होगा, पैट्स डे होगा, राइट। तो ये जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी किसके अंदर आती है? करिकुलम के अंदर ही आती है। ओके, और जो नया करिकुलम हमारा बना हुआ है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, इसमें क्या है कि उसके हिसाब से हमें क्या करना है, हमारे सिलेबस को, हमारे टीचिंग वे को चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो NCF है ना, ये बच्चों के बोझ को कम कर रही है, ना कि बढ़ा रही है। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क है वो किस चीज़ की बात करता है? लर्निंग विदाउट बर्डन। बच्चा पढ़ाई तो करेगा बट बिना किसी बोझ के पढ़ाई करेगा। बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई भी बोझ नहीं होना चाहिए कि उसे पढ़ाई करना है। उसके बस्ते का बोझ इतना ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए कि बच्चा स्कूल तक पहुँच ही ना पाए उसको लेकर। तो इसी सारी चीज़ों पे जो हमारा NCF है वो ध्यान दे रहा है। ओके, और इसीलिए आपने स्कूल में भी देखा होगा कि आजकल जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल चाहे गवर्नमेंट स्कूल, वो क्या कर रही हैं, बच्चों की जो टेक्स्ट बुक होती हैं या बच्चों की जो नोटबुक होती है ना, वो स्कूल में ही सबमिट करवा लेती हैं। ठीक है, और जब भी कुछ होमवर्क देना होता है तब वो उस बुक को घर पे भेजती हैं, अदरवाइज़ उनकी जो बुक है वो स्कूल में ही रहती है। तो इससे भी जो बच्चे का बर्डन है बस्ते का, वो कम हो रहा है। ठीक है, जो हमारा NCF 2005 है ना, वो हमारा जो एंटायर एजुकेशनल सिस्टम है ना, उसको क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जो भी हमारा एंटायर एजुकेशनल सिस्टम है उसको हमें कहीं ना कहीं चेंज करने की आवश्यकता है। जो हमारा सिलेबस है, जिसमें हम सिर्फ बच्चों को किताबी नॉलेज दे रहे हैं, वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। हमें बच्चों को किताब को बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि बच्चा जो है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को समाज के साथ, बाहर की दुनिया में होने वाले चीज़ों के साथ जोड़ पाए। ठीक है, तो NCF इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ना कि बुक्स पे ध्यान दे रहा है। बिल्कुल भी बुक्स पे ध्यान नहीं दे रहा है। जो हमारा NCF है वो बोलता है कि बच्चों को बाहर की दुनिया के साथ जोड़ा जाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
जो NCF 2005 है ना, वो 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। ओके, 22 लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट किया गया था और 17 लैंग्वेज में उसको इन्फ्लुएंस, 17 स्टेट्स में उसको इन्फ्लुएंस किया, मतलब 17 स्टेट्स ने इसको क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, पालन किया इसका। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और जो हमारा NCF है ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो स्कूल का टाइम टेबल है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है ना बिल्कुल भी ब्रेक ना ले पाए, बिल्कुल भी खेल कूद ना पाए, बिल्कुल मूव ना कर पाए, बिल्कुल भी स्पोर्ट्स के लिए टाइम ना दे पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें बच्चे को इनकरेज करना चाहिए और गर्ल्स को भी हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो बाहर की दुनिया के साथ जुड़े और जो भी स्पोर्ट्स वगैरह हैं उसमें भी वो अपना 100% दे। ओके, तो जो टाइम टेबल है वो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के लिए भी टाइम टेबल में जगह होनी चाहिए। ऐसे कि नहीं फर्स्ट पीरियड ऐसे, सेकंड पीरियड मैथ्स, थर्ड पीरियड सोशल साइंस, फोर्थ पीरियड हिंदी, सिक्स पीरियड इंग्लिश, सेवन्थ पीरियड संस्कृत। सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करवानी है। अगर आप 4 पीरियड पढ़ाई करवा रहे हैं तो 4 पीरियड बच्चे को आप दूसरी एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स, कंप्यूटर, आप बच्चों को लाइब्रेरी में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइम टेबल होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए ताकि बच्चे जो है स्कूल के टाइम को एंजॉय कर सके, ना कि उन्हें स्कूल जो है एक बर्डन की तरह महसूस हो, एक बोझ की तरह महसूस हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पेशली फॉर गर्ल्स द एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स। स्कूल में क्या होना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट्स होने चाहिए। पहले ऐसे नहीं थे, जिसके वजह से जो गर्ल्स है ना वो स्कूल में जाना पसंद नहीं करती थी, बट अब ऐसा नहीं है। ओके, अब क्या है, गर्ल्स के लिए एक टॉयलेट बनाना ज़रूरी है और सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स की भी ज़रूरत लड़कियों को पड़ती है, तो उस पर भी ध्यान देने के लिए कहा है हमारे NCF ने। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो NCF है ना ये क्या बोलता है कि आप किसी भी तरीके का पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चे को नहीं देंगे, बच्चे को मारोगे नहीं आप, और ऑकवर्ड फिज़िकल पोस्चर्स भी नहीं देने के लिए बोलोगे। मतलब कि कभी कभी टीचर्स क्या बोलती है कि क्लास में मुर्गा बन जाओ या क्लास में मुर्गी बन जाओ, तो ऐसे जो फिज़िकल पोस्चर्स है या हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ, तो इस तरीके की जो पनिशमेंट है वो उस क्लास में बच्चे को नहीं देना है। ठीक है, किसी भी तरीके का पनिशमेंट टीचर बच्चे को नहीं देगी। यही हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी सॉरी जो हमारा न्यू करिकुलम जो फ्रेमवर्क है ये यही कहता है कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है। चलिए आगे देखते हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ NCF। जो NCF है इसका पर्सपेक्टिव क्या था, इसका एम क्या था, क्यों लाया गया जो NCF है इसको क्यों लाया गया। तो फर्स्ट जो है ना, टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मैथड। तो जो रोट मैथड की जो प्रोसेस चला आ रहा है जन्मों से, मैंने भी मेरे टाइम पे रोट मेथड के थ्रू ही पढ़ाई की है, आप लोगों ने भी रोट मेथड के थ्रू ही पढ़ाई की होगी। तो इसी रोट मेथड को क्या करना है, शिफ्ट करना है, इसे ख़त्म करना है हमें किसी भी तरीके से। बच्चे को रोट मेथड के थ्रू नहीं पढ़ाना है, हमें बच्चे को ऐसा पढ़ाना है कि बच्चे को समझ में आए, ना कि बच्चा जो है पूरे टाइम रट्टा ही मारता रहे। तो रोट मेथड को ख़त्म करने के लिए इस NCF को लाया गया। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। बच्चा को जो नॉलेज है ना उसको स्कूल के बाहर जो समाज है हमारा उससे क्या करना है, जोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ स्कूल ही एक लाइफ नहीं है, स्कूल के बाहर भी एक लाइफ है। तो स्कूल की लाइफ को बाहर की लाइफ के साथ क्या करना चाहिए, कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। तो जो एग्ज़ाम हो रहे हैं स्कूल्स में ये कैसे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अब जो है ना ग्रेड सिस्टम आ गया है, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके का टेंशन जो है वो ना हो। बच्चे को पहले क्या था, परसेंटेज था, तो बच्चों को बहुत टेंशन होता था कि मेरा 70-80 आया, इसका 99 आया, मैंने इतना पढ़ाई किया था तो भी इतना कम आया। तो इसलिए क्या कर दिया गया, अब ग्रेड सिस्टम कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा एग्ज़ामिनेशन का जो सिस्टम होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चे को मतलब डर नहीं लगना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। डर मतलब एग्ज़ाम जो है ना उसके लिए एक
खेल की तरह होना चाहिए कि बच्चा जो है आज कुछ खेलने जा रहा है, कुछ एंजॉय करने जा रहा है, जो भी कुछ खेल कूद में उसने सीखा है आज उसको वो लिख कर आना है उस एग्ज़ाम में। तो ऐसा होना चाहिए, एक रोमांचक वे में एग्ज़ाम लेना चाहिए, ना कि एक डर के माहौल में एग्ज़ाम लेना चाहिए। तो बच्चा जो है उससे क्या हो जाएगा, डर जाएगा। जो डरने की वजह से भी क्या होता है, बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना नहीं पसंद करते हैं। तो एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टू इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी करिकुलम है ना, जो भी हमारा टेक्स्ट बुक है, तो हमारा जो पढ़ाई है, जो हमारा करिकुलम है, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर ही नहीं रहना चाहिए, टेक्स्ट बुक का बाहर का भी उसमें होना चाहिए। ओके, जो करिकुलम है हमारा वो सिर्फ अंदर ही अंदर नहीं होना चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, उसके रिगार्डिंग भी इस करिकुलम में बहुत कुछ ऐड होना चाहिए। ओके, इसके बाद है नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक क्वालिटी ऑफ द कंट्री। अब देखिए, जब बच्चे को हमें ऐसा डेवलपमेंट देना है स्कूल के अंदर, पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट देना है। कैसा डेवलपमेंट देना है, हॉलिस्टिक। बच्चा का जो है ना चहुमुखी विकास होना चाहिए, चारों तरफ से बच्चे का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जब बच्चा स्कूल से बाहर निकले, 12th पास करने के बाद जब वो स्कूल से बाहर निकले, तो ऐसा लगना चाहिए कि एक बच्चा जो है वो पूरी तरीके से फर्म हो चुका है, बन चुका है, एक अच्छा इंसान बन चुका है, एक कंट्री के प्रति उसके अंदर प्रेम की भावना जागृत हो चुकी है। ऐसा हमें एक बच्चा स्कूल में बनाना है, ना कि ऐसा बच्चा जो स्कूल से जाने के बाद ये सोचे कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में अपने। ठीक है, इसीलिए 6th स्टैंडर्ड के बाद से आप लोग जानती हैं कि वोकेशनल जो लर्निंग है उस पर ध्यान दिया गया है, राइट। वोकेशनल लर्निंग के बारे में भी आपने पढ़ाई होगा कि बच्चों को जो मेन सब्जेक्ट है उसके अलावा बच्चों को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट पे बच्चों पे फोकस करना है, उस एक्टिविटी को इतना अच्छे से सिखाना है ताकि जब बच्चा स्कूल से बाहर निकले तो उसे उस बात का टेंशन ना हो कि मुझे भविष्य में क्या करना है। उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है, उसकी जो भी खूबियाँ हैं, वो पहले से ही पता लगाकर हमें उसको क्या करना है, पॉलिश करना है उस खूबियों में, ताकि बच्चा उस खूबी में अच्छे से निखर पाए और भविष्य में अपना नाम रोशन कर पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो जेपी नायक है ना, उन्होंने क्या किया है, इंडियन एजुकेशन पे 3 बातें बोली हैं। ठीक है, जेपी नायक ने 3 बातें बोली हैं कि जो हमारा एजुकेशन है वो इक्वल होना चाहिए, अच्छी इक्वालिटी का होना चाहिए, हर एक बच्चे के लिए सेम एजुकेशन पैटर्न होना चाहिए, सेम एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, किसी बच्चे के लिए ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। ठीक है, क्वांटिटी में होना चाहिए, अच्छे क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर आ रही है बस सिर्फ टाइम पास करके चली जा रही है, बच्चों को कुछ पढ़ा ही नहीं रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी क्वांटिटी में पढ़ाना है और अच्छी क्वालिटी में पढ़ाना है। ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 10th पास वाले को टीचर बना दिया या 12th पास वाले को टीचर बना दिया, तो ये लोग कितना ही पढ़ा पाएंगे, राइट। तो अच्छी क्वालिटी के टीचर्स भी होने चाहिए ताकि बच्चे को अच्छा ज्ञान मिल पाए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लर्निंग एंड नॉलेज। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। The curriculum should focus on the holistic development of the students to enhance physical and mental development in individuals as well as with the peer interaction। तो जो करिकुलम है ना वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में। जो बच्चा है ना उसका चारों मुख्य डेवलपमेंट होना चाहिए, चारों तरफ से डेवलपमेंट होना चाहिए। इस चीज़ पे हमारा जो NCF है वो फोकस कर रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज़ टू बी पार्ट ऑफ अ करिकुलम। करिकुलम का पार्ट होना चाहिए क्या, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, मतलब बच्चा जो है कुछ करके सीखेगा। हमें बच्चे को हर एक चीज़ में सिर्फ हमको ही सब कुछ नहीं सिखाना है। बच्चा जो है इतना कैपेबल है, उसके अंदर इतने दिमाग होता है कि बच्चा जो है ना अपने ज्ञान का निर्माता होता है। आपने सुना होगा ना, जिन पैजे ने क्या कहा है कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माता खुद होता है, वो खुद कुछ करके सीख सकता है। बस जहाँ ज़रूरत है वहाँ टीचर को सिर्फ हेल्प करना है, ना कि सब कुछ बता देना है। ऐसा नहीं करना है। टीचर जो है वो एक क्या है, फैसिलिटेटर होनी चाहिए। टीचर क्या होनी चाहिए, फैसिलिटेटर। ओके,
जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सिर्फ हेल्प करना है। बच्चा जो है खुद अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। डोंट मिस अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन एज नॉलेज। टीचर जो है अगर बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है ना, तो उसे ऐसे प्रिटेंड नहीं करना है कि ये एक नॉलेज है, नहीं। क्योंकि जो भी हम बच्चे को बताते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन होती है। किसी भी चीज़ के बारे में हम क्या बताते हैं बच्चे को, इन्फॉर्मेशन। वही सिर्फ नॉलेज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है नॉलेज के लिए। तो टीचर जो है वो बच्चे को क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है। बच्चे को ऐसे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि जो मैंने बताया है वही सिर्फ नॉलेज है, इसके अलावा और भी कुछ नॉलेज नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सब्जेक्ट। तो बच्चे को ना कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने पे ध्यान दिया गया है, लैंग्वेज, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्टडी ऑफ पीस एंड वर्क एंड एजुकेशन। तो ये जो है ये चारों चीज़ पे फोकस किया गया है। पहले क्या होते थे, एग्ज़ाम्स में सिर्फ इन 5 के मार्क्स ऐड होते थे, इन सारे के मार्क्स जो है ऐड नहीं होते थे। बट अब जो है आर्ट एजुकेशन में भी बच्चों को ABCD ग्रेड जा रहा है, हेल्थ में भी ABCD ग्रेड, वैल्यू एजुकेशन में भी बच्चों को ग्रेड जा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्यों किया गया है, ताकि बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चा कौन से फील्ड में कैसा है वो सब के बारे में उस रिज़ल्ट में लिखा हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज। तो जो हमारा NCF है ना, वो किस लैंग्वेज पे फोकस करता है, तो जो हमारा NCF है वो 1 या 2 लैंग्वेज में फोकस नहीं कर रहा है, वो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में फोकस कर रहा है। ये जो NCF है ये क्या कहता है कि बच्चे को डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और अगर बच्चा जो है प्राइमरी लेवल का है तो उसे अपनी मदर टंग में पढ़ाना चाहिए या तो फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। ओके, और मल्टीलिंगुअल में तो पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा जो है उसे 2 लैंग्वेज के साथ साथ और भी अलग अलग नॉलेज के बारे में पता रहे, लैंग्वेज के बारे में पता रहे। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ तो मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, इसके अलावा मुझे मराठी भी आती है। और हर एक स्कूल में ऐसा हो गया है, हिंदी एंड इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, पर इसके अलावा आपको दूसरी लैंग्वेज भी सीखनी होती है। मतलब 3 लैंग्वेज पे फोकस करता है हमारा NCF। कितनी लैंग्वेज पे, 3 लैंग्वेज पे। ओके, फोकस ऑन ऑल स्किल्स, जितनी भी स्किल्स है, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा, इसके बाद और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, पेंटिंग, ये सारे स्किल्स पे बच्चों पे ध्यान देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूला सिस्टम टू बी फॉलोड। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी द होम लैंग्वेज। ठीक है, तो अब 3 लैंग्वेज जो है ना, तो वो किस तरीके से आप चूज़ करोगे। तो जो अपना फर्स्ट लैंग्वेज होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारा क्या रहेगा, मदर टंग या तो रीजनल लैंग्वेज। राइट, कॉमन सेंस की बात है कि जो हम घर पे लैंग्वेज बोलते हैं वही हमारा क्या रहेगा, मदर टंग रहेगा। या तो जो आप स्टेट में रहते हो तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज रहेगी वही आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज रहेगी। राइट, जैसे कि बहुत सारे लोग जो यूपी में रहते हैं तो यूपी की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वहाँ के लोग भोजपुरी थोड़ी लिखते हैं, उनकी मदर लैंग्वेज क्या रहेगी, भोजपुरी। राइट, बट जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनकी रीजनल लैंग्वेज क्या बन जाती है, हिंदी। तो उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या रहती है, हिंदी। ठीक है, अब सेकेंड लैंग्वेज क्या रहेगी, जो भी हिंदी बोलने वाले स्टेट्स हैं ना, तो हिंदी बोलने वाले स्टेट्स में वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी ही रखते हैं। राइट, बट सेकेंड लैंग्वेज को क्या रखेंगे, इंग्लिश रखेंगे या तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, दूसरी कोई जो इंडिया में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसको रखेंगे सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है तो वो लोग क्या करेंगे, जो दूसरा जो समझ लो केरला की बात करें तो केरला में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, तो मलयालम जो है उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या हो जाएगी, मलयालम हो जाएगी। और सेकंड लैंग्वेज वो क्या चूज़ कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में थर्ड लैंग्वेज क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा या तो फिर मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है, नॉट स्टडी एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश को और मॉडर्न लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज में नहीं पढ़ रहे हो तो आप उसको थर्ड लैंग्वेज में ले सकते हो। समझ लो हिंदी बोलने वाला स्टेट है तो फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी ले लेंगे, सेकेंड लैंग्वेज आप इंग्लिश और मॉडर्न लैंग्वेज में से एक ले लेंगे, और थर्ड जो है इंग्लिश
अगर समझ लो आपने सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ली है तो आप थर्ड लैंग्वेज क्या लोगे, इंडियन लैंग्वेज लोगे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर नॉन स्पीकिंग वाला स्टेट है तो वहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज समझ लो मलयालम ले लिया, तो सेकंड लैंग्वेज वो क्या लेगा, इंग्लिश ले लेगा, तो थर्ड लैंग्वेज क्या लेगा, हिंदी लेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैथमेटिक्स देखते हैं। तो जो मैथमेटिक्स जो है ना वो किस चीज़ पे फोकस करता है, बच्चे के थिंकिंग पे फोकस करता है, विजुअल एब्स्ट्रैक्शंस पे फोकस करता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करता है, ठीक है। साइंस किस चीज़ पे फोकस करता है, साइंस जो है ना क्रिएटिविटी पे फोकस करता है, क्यूरियोसिटी पे फोकस करता है, थिंकिंग प्रोसेस पे क्या करता है, फोकस करता है। जो हमारा सोशल साइंस है वो किस चीज़ पे फोकस करता है, ट्रीटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट थीम पे, क्योंकि जो सोशल साइंस होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट थीम्स होते हैं, राइट। थिंकिंग प्रोसेस पे बच्चा उसमें फोकस करता है, डिसीजन मेकिंग पे बच्चा फोकस करता है एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पे क्या करता है, फोकस करता है। इमेजिनेशन भी होगा सोशल साइंस में, क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा की सभ्यता है वो तो हमने किसी ने देखा नहीं ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें इमेजिनेशन करते हैं। आर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। आर्ट्स के अंदर क्या क्या आएगा, म्यूज़िक आएगा, डांस, विजुअल आर्ट्स, थिएटर विच ऑन इंटरेक्टिव अप्रोचेस नॉट इंस्ट्रक्शंस, एस्थेटिक अवेयरनेस एंड इनेबल चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो जो आर्ट एजुकेशन है इसमें जितने भी एक्टिविटीज सब आर्ट एजुकेशन में ही डाल दिया गया है। और इसको क्यों लाया गया, ताकि बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, बच्चे की जो क्वालिटी है वो निखर के आए एक्टिविटी के थ्रू। ओके चलिए नेक्स्ट वन इज़ फिज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन। तो फिज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन जो है ना इज़ डिपेंड अपन न्यूट्रिशन। अब जो खाना खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है, और जो भी आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसके ऊपर आपका हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन डिपेंड है। ओके एजुकेशन फॉर पीस। तो एजुकेशन आपको अगर पीस के लिए चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए, इनटॉलरेंस होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, राइट, शांति होना चाहिए सब जगह पे, तब आपका एजुकेशन फॉर पीस हो सकता है। वर्क एजुकेशन में क्या होना चाहिए, इसमें हमको क्या करना है, बच्चों के स्किल को प्रमोट करना है, ताकि बच्चा जो है ना अपने एजुकेशन में वर्क पा सके, ठीक है। इस काबिल बनाना है कि बच्चा अगर स्कूल से बाहर निकलता है तो उसे अपने स्किल के बेसिस पे कहीं ना कहीं काम मिल पाए। नेक्स्ट वन इज़ स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। स्कूल एंड क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग ऑफ फ्लेक्सिबल डेली शेड्यूल। तो हर एक चीज़ में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। भले ही फिर वो टाइम टेबल हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मटेरियल हो, सब में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। बच्चों को जो भी नर्सरिंग जो इन्वायरमेंट मिल रहा है, बच्चे को इन्वायरमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत क्या है, ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी चेंज्ड। जो भी डिसिप्लिन है कि डिसिप्लिन से ही बच्चा सीखता है, तो ये चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना की ज़रूरत है। डिस्कस नीड्स फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। डिस्कस अदर लर्निंग साइट्स एंड रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक, बुक्स एंड लाइब्रेरीज। एंड बच्चों को तो क्या करना है ना, आपको डिफरेंट रिसोर्सेज को क्या करना है, बच्चों को देना है, ताकि बच्चा जो है टेक्स्ट बुक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बाहर की दुनिया से सीख सके, जैसे कि लाइब्रेरी से सीख सके, लेबोरेटरी से सीख सके और ICT से सीख सके, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है ये क्या बोलता है कि परफॉर्मेंस इज़ नॉट एवरीथिंग। परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होता है। बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और समझ लो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा किसी काम का नहीं है, वो डफ़र है, उसे कुछ नहीं आता, तो उसका परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल हुए हैं 10th और 12th और आज के डेट में अरबपति और खरबपति हैं। तो परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होता है, ऐसा हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या। तो देखिए सीधी बात ये है कि जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो करिकुलम को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि बच्चा जो है वो इजीली आसानी से स्कूल में सीख पाए।
स्कूल की लाइफ को बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए कहता है हमारा न्यू एज जो NCF 2005 है वो। ओके, बच्चों की जो भी सुविधाएं हों उसको ध्यान में रखना है। टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। जो एग्ज़ाम होते हैं स्कूल्स में उसमें भी क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो आसानी से सीख सके। उसका बस्ते का बोझ इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बच्चा बस्ते के बोझ के तले ही दबा रह जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें आई एम पॉसिबल क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।